हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूँ। और आज जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी वो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बताऊंगी। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम, जैसे कि आपको दिख रहा है। और यहाँ पे सबसे पहले इसमें, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है आपके, उसमें कुछ टाइट्रेशंस हैं, कुछ और दूसरे इंस्ट्रूमेंटल एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे जितने भी टाइट्रेशन वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको मैंने एक कैटेगरी में रख के आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। तो आप सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि टाइट्रेशन है तो उसमें व्हाट इज टाइट्रेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन आर देयर, व्हाट इज इंडिकेटर, कौन सा इंडिकेटर हम यूज करते हैं टाइट्रेशन में, विच इंडिकेटर यूज इन टाइट्रेशन। और यदि इंडिकेटर, अब वो टाइट्रेशन जो भी आप टाइट्रेशन कर रहे हैं उस टाइट्रेशन में हम कौन सा इंडिकेटर यूज कर रहे हैं वो पूछा जा सकता है। यदि एग्जाम में आपको कोई प्रैक्टिकल मिला है और उस प्रैक्टिकल में आपसे इंडिकेटर के बारे में पूछा कि इंडिकेटर होता क्या है, उसका यूज क्या है, और वो कौन सा इंडिकेटर हमने यूज किया है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स आर देयर, कितने टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और सेल्फ इंडिकेटर। तो ये आप इसमें दे सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज एंड पॉइंट, टाइट्रेशन में हम कहते हैं एंड पॉइंट आ गया, लेकिन एंड पॉइंट होता क्या है, जहां पे रिएक्शन जस्ट कंप्लीट होती है, द पॉइंट वेयर रिएक्शन जस्ट कंप्लीटेड, दैट इज द एंड पॉइंट। ओके, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तब हम ब्लैंक माइंड हो जाते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी बॉटल। आपके सिलेबस में इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल में एक डिसॉल्व ऑक्सीजन वाली टाइट्रेशन है, उसमें बीओडी बॉटल की फुल फॉर्म क्या होती है वो पूछा जा सकता है। उसका जो डिसॉल्व ऑक्सीजन हम टाइट्रेशन जो हम कर रहे हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन की, उसमें उसकी एप्लीकेशंस क्या है, सिलेबस में है इसलिए हम नहीं कर रहे, उसकी कोई ना कोई एप्लीकेशंस है तो वो आपको एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। व्हाट इज डबल टाइट्रेशन, डबल टाइट्रेशन क्या होती है। जो नॉर्मली हम करते हैं वो सिंगल टाइट्रेशन होती है, बट डबल टाइट्रेशन जिसमें 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस हम यूज करते हैं, उसका मिक्सचर यूज करते हैं। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ ईडीटीए, आपके थ्योरी में भी है और प्रैक्टिकल में भी एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम हार्डनेस फाइंड आउट करते हैं ईडीटीए से। तो ईडीटीए का स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है, वो हेक्साडेंटेड है, टेट्राडेंटेड है, वो सारा स्ट्रक्चर प्लस उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको पता होनी चाहिए। What is the structure of EBT? What is EBT? एरियोक्रोम ब्लैक टी, जो हम EDTA टाइट्रेशन में यूज करते हैं और ये इंडिकेटर की तरह बिहेव करता है। तो इसका हमें स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। और दूसरी चीज, ये काम किसके लिए आ रहा है, इंडिकेटर के फॉर्म में हम इसको यूज में ले रहे हैं। फिर बात आती है What color appears at the end point in titration। अभी केवल मैं एक टाइट्रेशन की बात नहीं कर रही हूँ, जितनी भी आपकी टाइट्रेशंस हैं उसमें जो जनरल क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस नोट कर रखे हैं। ठीक है, तो आप भी इसकी फोटो ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट कलर अपीयर्स एट द एंड पॉइंट, ये पूछा जा सकता है कि कलर क्या आता है एंड पॉइंट पे। जैसे हम कहते हैं कि एंड पॉइंट आया, एंड पॉइंट पे हम रीडिंग नोट कर लेते हैं, तो उसका कलर क्या आया और क्यों आया, क्या कंपाउंड बना, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज हार्डनेस, अब जैसे हमने ईडीटीए से हार्डनेस फाइंड आउट करी, तो हार्डनेस होती क्या है। तो हार्डनेस की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, जैसे हार्डनेस, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर विच प्रिवेंट लेदर फॉर्मेशन विद अ सोप सॉल्यूशन। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हार्डनेस। ऑल्सो इट्स टाइप, हार्डनेस कितनी टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, टेम्पररी एंड परमानेंट। ठीक है, तो ये बहुत जो बेसिक क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, जो हर टाइट्रेशन में आपसे पूछे जाएंगे। बस केवल टाइट्रेशन में सॉल्यूशन चेंज हो जाएंगे, तो आपको वो सॉल्यूशन पता होना चाहिए, उसका सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, इंडिकेटर कौन सा यूज कर रहे हैं, ब्यूरेट में क्या ले रहे हैं, पिपेट हम क्यों यूज करते हैं, ब्यूरेट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो एक्यूरेट होती है। हम मेजरिंग सिलेंडर यूज नहीं कर सकते, जैसे हम 10 ml या 20 ml पिपेट आउट करते हैं कोनिकल फ्लास्क में, तो मेजरिंग सिलेंडर भी तो यूज कर सकते हैं, बट जो मेजरिंग सिलेंडर होता है वो एक्यूरेट नहीं होता, इसलिए हम पिपेट यूज करते हैं।
तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, ये 13 क्वेश्चंस, ये आप इसको नोट कर लीजिए, इसकी फोटो ले लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइट्रेशन की बात कर रही हूँ अभी मैं, सिर्फ टाइट्रेशन की बात कर रही हूँ। अब मैं बात करूंगी आपके कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे कि एक है आपके प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। तो अब मैं जो आपको क्वेश्चन बताने वाली हूँ वो होंगे प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस की। तो इसके उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि व्हाट इज प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, और ये जो भी हीट प्रोड्यूस होती है जब कंबशन प्रोसेस होता है, तो वो जो हीट होती है उसको हम कौन सी उसमें मेजर करते हैं। जो कैलोरीफिक वैल्यू, उसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। जो भी फ्यूल हमने कंबशन प्रोसेस के लिए यूज़ में लिया है और उस टाइम पे जो हीट रिलीज होती है, उस हीट को हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, कितनी टाइप्स की होती है कैलोरीफिक वैल्यू, हायर कैलोरीफिक वैल्यू, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। आपने ये सब चीज़ें थ्योरी में पढ़ रखा है, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल है, आपके एग्जाम में आ सकता है। जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो थोड़ा सा थ्योरी और प्रैक्टिकल में ये डिफरेंस है कि प्रैक्टिकली आपसे पूछा जाएगा कि होता है क्या है, क्यों इसको ये कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या होती है, तो वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फिर फुल फॉर्म ऑफ HCV एंड LCV। HCV होती है हायर कैलोरीफिक वैल्यू, जिसका दूसरा नाम होता है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, GCV। LCV को क्या बोलते हैं, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, और इसका दूसरा नाम क्या होता है आप बताएंगे, दूसरा नाम होता है नेट कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको NCV भी कहते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो सारी चीजें पूछी जा सकती है। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या होती है, जैसे किलो कैलोरी होती है और कैलोरीज होती हैं, तो वो यूनिट्स हमें पता होनी चाहिए। फिर रिलेशन बिटवीन यूनिट्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो पता होना चाहिए हमें। अब जो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में हम क्या क्या चीज़ें डिटरमाइन करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइन करते हैं, वोलेटाइल मैटर, देन ऐश कंटेंट, और फाइनली कार्बन की परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। तो ये हम सब चीज़ें क्यों करते हैं, ये इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमें ये पता लगाना होता है कि फ्यूल अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। अब इसमें हमें टेम्परेचर पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो वाइवा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने मॉइस्चर कितने टेम्परेचर पे फाइंड आउट करा, 100 से 110 डिग्री पे करा। क्यों किया, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 100 होता है। तो जो मॉइस्चर रिमूव होगा इलेक्ट्रिक ओवन में वो कितने टेम्परेचर पे होगा, 100 से 110 डिग्री पे। तो मॉइस्चर रिमूव हो जाएगी, फिर उसका वेट लेंगे, फिर जो डिफरेंस आएगा दैट इज द मॉइस्चर कंटेंट, फिर उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। फिर इसी तरीके से उसके बाद हम वॉलेटाइल मैटर निकालते हैं। तो इनके टेम्परेचर हमें पता होने चाहिए कि मॉइस्चर कंटेंट कितने टेम्परेचर पे करते हैं, 100 to 110 डिग्री। वॉलेटाइल मैटर कितने टेम्परेचर पे हम फाइंड आउट करती है, 925 प्लस माइनस 25 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद और इसमें हम उसके इसमें जो क्रूसिबल होता है उसके ऊपर लिड लगा के रखते हैं। यदि हम लिड नहीं लगाएंगे तो उस केस में क्या होगा, कंबशन स्टार्ट हो जाएगा, वोलेटाइल मैटर के साथ कंबशन भी स्टार्ट हो सकता है। तो केवल वोलेटाइल मैटर को हमें रिमूव करना है, तो उसके लिए हमें लिड लगा के और फिर उसमें फर्नेस में रखेंगे। फिर पूछा गया है कि हाउ टू डिटरमाइन, आप कार्बन को कैसे डिटरमाइन कर सकते हो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाइवा में कि आपने कार्बन को कैसे डिटरमाइन करा। तो जब हमने मॉइस्चर कंटेंट फाइंड आउट कर लिया, वोलेटाइल मैटर डिटरमाइन कर लिया, और लास्ट में हम करते हैं ऐश कंटेंट। तो लास्ट में जो रेजिड्यू बच जाता है उसको बोलते हैं ऐश कंटेंट। अब जब ये तीनों चीज़ें हमें पता लग गई तो 100 में से हम क्या करेंगे, जो वोलेटाइल मॉइस्चर कंटेंट है, वोलेटाइल मैटर है और ऐश कंटेंट, इन तीनों को हम माइनस कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा, कार्बन। तो वो जो कार्बन आएगा उससे हम पता लगाएंगे कि ये कार्बन यदि ज़्यादा आता है इसका मतलब अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है, और यदि कार्बन की क्वांटिटी कम आती है इसका मतलब है वो पुअर क्वालिटी का फ्यूल है। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कार्बन की अपने आप की कैलोरीफिक वैल्यू होती है
और जिस एलिमेंट की अपने आप की कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कंबशन में। तो इन चारों में से कार्बन जो है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। आप सोचिए कि यदि फ्यूल ऐसा है जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा होगी तो वो जलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब मॉइस्चर कम होना चाहिए। वॉलेटाइल मैटर किसको कहते हैं? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस को। तो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस जिसका कंबशन में कोई रोल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? यदि नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है तो ये भी कम होना चाहिए। तो मॉइस्चर कम, वॉलेटाइल मैटर कम। अब क्या बच गया? जो एश कंटेंट बचा है वो क्या ज़्यादा होना चाहिए? नहीं, वो भी सबसे कम होना चाहिए, क्योंकि वो भी क्या होता है? रेजिड्यू होता है, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं। यदि रेजिड्यू ज़्यादा बच रहा है इसका मतलब है उसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा है, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस ज़्यादा है, तो ये भी कम होना चाहिए। तो जब तीनों चीज़ें कम होनी चाहिए, मॉइस्चर और वोलेटाइल मैटर और एश कंटेंट, तो क्या चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए? कार्बन। हाउ यू कैन से फ्यूल इज गुड क्वालिटी? तो कैसे आप पता करेंगे कि गुड फ्यूल जो है अच्छी क्वालिटी का है? कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होगा तो इससे पता लग जाएगा कि फ्यूल अच्छी क्वालिटी का है। वाई कार्बन परसेंटेज इज हाई इन फ्यूल? ये हाई क्यों होनी चाहिए? मैंने अभी आपको जवाब दिया था इसका, क्योंकि कार्बन की अपने आप की कैलोरीफिक वैल्यू होती है, तो इसलिए कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लाउड एंड पोर पॉइंट, और उसी के साथ में फ्लैश और फायर पॉइंट, ये दोनों एक्सपेरिमेंट के आपको क्वेश्चन बताने वाली हूँ। पोर पॉइंट और फ्लैश एंड फायर पॉइंट, तो इसमें क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जनरली पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में, जैसे कि विच एपरेटस वी आर यूजिंग फॉर क्लाउड एंड पोर पॉइंट। तो जो एपरेटस आप यूज कर रहे हैं वो क्लाउड एंड पोर पॉइंट एपरेटस यूज कर रहे हैं, और उसके अलावा क्लाउड और पोर पॉइंट होता क्या है, व्हाट इज क्लाउड पॉइंट, व्हाट इज पोर पॉइंट। तो कोई भी आपको लुब्रिकेटिंग ऑयल दे दिया जाएगा और उस लुब्रिकेटिंग ऑयल का आपको क्लाउड पॉइंट और पोर पॉइंट फाइंड आउट करना है। अभी क्लाउड पॉइंट क्या होता है? क्लाउड पॉइंट जहाँ पे कि ऑयल जमना स्टार्ट करता है, क्लाउडी अपीयरेंस आता है, वो टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। जैसे कि आपने सर्दियों में देखा होगा कि जो ये होता है कोकोनट ऑयल होता है वो जमने लग जाता है, और जब ज़्यादा ठंड आती है तो वो बिल्कुल जम जाता है। तो अब इसको, ये तो हमें जो कोकोनट ऑयल है वो तो हमें पता लग जाता है कि ठीक है सर्दियाँ आई और ये जमना स्टार्ट हो गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे लिक्विड लुब्रिकेटिंग ऑयल है जिसका हम इजीली पता नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें एपरेटस चाहिए होता है, क्लाउड एंड पोर पॉइंट एपरेटस। कोई भी आपको लुब्रिकेटिंग ऑयल दे दिया जाएगा और उसका आपको फाइंड आउट करना होगा क्लाउड पॉइंट और पोर पॉइंट। तो क्लाउड पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे क्लाउडी अपीयरेंस आते हैं, क्लाउडी मतलब बादल जैसी, हैजी अपीयरेंस, तो उसको बोलते हैं क्लाउड पॉइंट। और पोर पॉइंट क्या होता है? जहां पर वो पूरा जम जाता है कि वो पोर नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं पोर पॉइंट। अब क्या होता है कि ये एक्सपेरिमेंट हम क्यों कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका यूज क्या है, सिग्निफिकेंस मतलब एप्लीकेशन क्या है, उसका यूज क्या है, क्यों हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि यदि जहाँ पे ठंड होती है वहाँ पे हमें ये पता लग जाता है, जैसे ऐसा टेम्परेचर, ऐसी जगह हम जा रहे हैं और वहाँ पे हमने ऐसा ऑयल यूज़ कर लिया जो उस टेम्परेचर पे जम जाएगा। जैसे कि मान लो कि हमने लुब्रिकेटिंग ऑयल बहुत सारे होते हैं और हमने इंजन में ऐसा ऑयल यूज़ कर लिया जो जिस टेम्परेचर पे हम यूज़ कर रहे हैं वही उसका क्लाउड और पोर पॉइंट था, तो क्या होगा? जो मशीन होगी वो जाम हो जाएगी। तो यदि हमें ये पता होगा कि ये लुब्रिकेटिंग ऑयल इतने टेम्परेचर तक हम यूज़ कर सकते हैं इंजन में, तो उस केस में क्या होगा? हम बहुत सही तरीके से जो लुब्रिकेटिंग ऑयल चूज़ कर सकते हैं कि इतने टेम्परेचर पे यूज़ करें, कम टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा लुब्रिकेटिंग ऑयल लेना चाहिए, और यदि कोई दूसरे टेम्परेचर पे ले रहे हैं तो मतलब मेनली बात यह है कि हमें ये देखना है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल हम ऐसे टेम्परेचर पे लें इंजन में जो हम ले रहे हैं कि वो उस टेम्परेचर पे नहीं जमना चाहिए, जो उसका जो भी उस टाइम पे जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर पे हमने यदि लुब्रिकेटिंग ऑयल ले लिया इंजन में तो वो जम जाएगा, मशीन जैम हो जाएगी और काम करना बंद कर देगी। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। तो इससे ये हमें पता लगता है कि कौन सा लुब्रिकेटिंग ऑयल कितने टेम्परेचर पे हमें यूज में लेना चाहिए। फिर व्हाट फ्रीजिंग मिक्सचर वी आर यूजिंग, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उस एक्सपेरिमेंट में क्लाउड और पोर पॉइंट एपरेटस जो होता है
उसमें आप फ्रीजिंग मिक्सचर क्या ले रहे हो, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपने फ्रीजिंग मिक्सचर क्या लिया। अब आपको पता ही नहीं है कि फ्रीजिंग मिक्सचर मैंने क्या लिया। तो फ्रीजिंग मिक्सचर क्लाउड और पोर पॉइंट में बहुत अलग अलग तरीके के देते हैं, लेकिन जनरली जो यूज़ किया जाता है वो हम आइस और वाटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्लाउड और पोर पॉइंट में पूछे जाते हैं। अब बात आती है फ्लैश एंड फायर पॉइंट की। अब सबसे पहले तो ये इसमें जो एपरेटस हम यूज़ करते हैं फ्लैश और फायर पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए, कोई भी ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है उसका यदि हमें फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट निकालना है तो कौन सा एपरेटस हम यूज में लेंगे। तो इसके लिए जो एपरेटस हम यूज में लेते हैं वो है पेंस्की मार्टिन एपरेटस। ठीक है, तो यदि आपको एक एपरेटस का नाम नहीं पता तो मार्क्स आपके कट सकते हैं वाइवा में, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर व्हाट इज फ्लैश पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट क्या होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल का फ्लैश पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे कि आपको जब एपरेटस में, क्योंकि आप प्रैक्टिकली कर रहे हो, वो प्रैक्टिकली चीज़ें पूछेंगे कि आपको कैसे पता लगा कि ये फ्लैश पॉइंट आया है इसका। तो पॉप साउंड के साथ 2 to 3 मिनट एकदम से पॉप साउंड आती है, दैट इज द फ्लैश पॉइंट, जहाँ पे मतलब एक चिंगारी सी निकलती है। ठीक है, तो इसका मतलब है आग लग सकती है। ठीक है, कोई भी जिस जहाँ पर भी हम यूज़ में ले रहे हैं और उतने ही टेम्परेचर पे हमने उसको स्टोर करके रख रखा है, तो ऐसे टेम्परेचर पे जहाँ पे उसका फ्लैश पॉइंट आ सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, आग लगने के चांसेस है। तो वो ये बताता है पेंस्की मार्टिन एपरेटस कि इस पॉइंट पे इसका फ्लैश पॉइंट आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आग लग सकती है। और फायर पॉइंट जहाँ पे आग लग जाएगी, फायर पॉइंट जहाँ पे 5 सेकंड तक यदि वो जो लिब्रिकेटिंग ऑयल के कांटेक्ट में जैसी फायर आती है तो 5 सेकंड तक यदि जलती रहती है, इसका मतलब है कि वो उसका फायर पॉइंट है जहाँ पे आग लग सकती है। तो अब इसका सिग्निफिकेंस अगेन कि ये हमने फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट क्यों निकाला है, क्यों कर रहे हैं, क्या सिग्निफिकेंस है। तो इसका सिग्निफिकेंस है कि यदि हमें फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट सभी लुब्रिकेटिंग ऑयल के यदि हमने पता कर लिए इससे, तो अब हमें पता है कि कौन से लुब्रिकेटिंग ऑयल को कितने टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना है। सपोज करो आपने उसी टेम्परेचर पे स्टोर करके रख लिया जिस टेम्परेचर पे उसका फ्लैश पॉइंट आता है, तो आपने स्टोर करके रखा और क्या होगा, थोड़ी देर बाद आग भी लग सकती है क्योंकि आपने उसी टेम्परेचर पे उसको रख लिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिसका फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट जो भी है उस टेम्परेचर पे, उससे कम टेम्परेचर पे हमें रखना है। यदि उससे ज़्यादा पे लगेंगे तो एक्सप्लोजन हो जाएगा, तो उसका जो जितना फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट है उससे बहुत कम टेम्परेचर पे रखना है। What is the use of stirrer in the experiment? जब आप पेंस्की मार्टिन एपरेटस देखेंगे तो उसमें एक है ना स्प्रिंग जैसी निकली हुई होगी, वो स्प्रिंग जो होती है वो एक्चुअली स्टरर होता है। स्टरर मतलब स्टर करने के लिए, जैसे एक ग्लास में चम्मच होती है उसको स्टर करते हैं अपन तो कोई चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाती है, वैसे ही उसमें स्टरर होता है। और उस स्टरर का ये काम होता है कि जब लुब्रिकेटिंग ऑयल गर्म होता है तो वो क्या होता है, जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल गर्म हुआ तो जो हीट है वो यूनिफॉर्मली उस कैलोरी मीटर में जिसमें हमने फ्यूल ली, वो लुब्रिकेटिंग ऑयल लिया है, वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट रहे। हीट जब गर्म होगा तो ऐसा नहीं हो एक जगह इकट्ठी हो गई लुब्रिकेटिंग ऑयल में, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहे, उसके लिए हम उसको स्टरर को मूव करते रहते हैं, स्टर करते रहते हैं। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में तो क्या होता है, जो फ्लक्चुएशन नहीं आता टेम्परेचर में, कंटिन्यूसली टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और मैंने इसके आपको आंसर्स भी बता दिए। तो ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको समझ लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में वाइवा में डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, आपका एक्सपेरिमेंट बचा है, एक तो बचा है बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है, और उसके अलावा है रेड वुड विस्कोमीटर, तो उसके बारे में और हम डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन रेड वुड विस्कोमीटर एंड बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो रेडवुड विस्कोमीटर जो है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेडवुड विस्कोमीटर का क्या यूज़ है। तो जो रेडवुड विस्कोमीटर है वो विस्कोसिटी फाइंड आउट करने के लिए लिया जाता है। तो उसमें तो जब हमें इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता होगा, उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पता होगा, क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम विस्कोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल की। हम यदि विस्कोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें रेडवुड विस्कोमीटर एपरेटस चाहिए। अब
उसमें और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय विस्कोसिटी, विस्कोसिटी होती क्या है, व्हाट इज विस्कोसिटी इंडेक्स, विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होता है, देन व्हाट इज द यूज ऑफ रेडवुड विस्कोमीटर, जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि रेडवुड विस्कोमीटर का यूज है विस्कोसिटी फाइंड आउट करना। और इसमें हम क्या करते हैं, विस्कोसिटी फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। जैसे एक बार मैंने 40 डिग्री पे निकाली विस्कोसिटी, फिर 50 डिग्री पे, फिर 60 डिग्री पे, और जब हम 40, 50, 60 डिग्री पे अलग अलग टेम्परेचर्स पे हम विस्कोसिटी फाइंड आउट करते हैं, और फिर जब कंपैरिजन करते हैं तो ये देखते हैं कि विस्कोसिटी जैसे जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया और फिर इसकी जो वैल्यूज हैं वो हमने विस्कोसिटी फॉर्मूले में पुट करी, तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है। विस्कोसिटी मतलब जितना ज़्यादा विस्कस है उसकी विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज विस्कोसिटी डिक्रीजेज, क्योंकि वो उतना ही जो लिक्विड है वो थिन होता जाता है, यानी कि उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो कम होते जाते हैं। जब किसी भी ऑयल को गर्म करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो कम हो जाता है, और कम हो जाता है तो वो जो लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। तो वही चीज़ हमें इस एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट करनी है। तो ये यूज भी पता लग गया। टाइप्स ऑफ रेडवुड विस्कोमीटर, रेडवुड विस्कोमीटर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। तो रेडवुड विस्कोमीटर 1 और रेडवुड विस्कोमीटर 2, ठीक है। तो ये दो टाइप के रेडवुड विस्कोमीटर होते हैं, और वो हमें उसका पता होना चाहिए कि एक में हम हैवी ऑयल यूज करते हैं, एक में लाइट ऑयल हम यूज करते हैं। फिर उसकी यूनिट क्या होती है, स्ट्रोक्स और सेंटी स्ट्रोक्स होती हैं। तो स्ट्रोक्स और सेंटी स्ट्रोक्स होती है, तो ये यूनिट भी हमें पता होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वाइवा में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आती है बॉम्ब कैलोरीमीटर की बात। बॉम्ब कैलोरीमीटर, यदि आपने इसकी थ्योरी पढ़ी होगी, थ्योरी में भी आपकी एक क्वेश्चन है और ये टॉपिक भी है पूरा कि जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है उसका क्या यूज है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर, सबसे पहले तो बॉम्ब कैलोरीमीटर हम बोलते क्यों है, ये क्वेश्चन बनता है कि इसको बॉम्ब कैलोरीमीटर क्यों बोलते हैं। क्योंकि इस कैलोरीमीटर में कंबशन प्रोसेस होता है, और जब कंबशन, जिस कंटेनर में कंबशन प्रोसेस होता है, स्टेनलेस स्टील बॉम्ब बोलते हैं उसको, तो उसमें कंबशन होता है, और जैसे ही कंबशन स्टार्ट होता है तो एकदम एक्सप्लोजन होता है, और ऐसे जैसे कोई बम की तरह एक्सप्लोजन होता है, बॉम्ब की तरह होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं बॉम्ब। और क्योंकि वो कैलोरीमीटर में होता है, उस स्टेनलेस स्टील कंटेनर को, जिसको हम बोल रहे हैं स्टेनलेस स्टील बॉम्ब, तो उसको हम कॉपर कैलोरीमीटर में रखते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। और इसका यूज क्या है, इसका यूज है कि हम इसको, इससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी की भी हमें कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर फॉर विच फ्यूल बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज। बॉम्ब कैलोरीमीटर जो आप यूज कर रहे हैं वो कौन से वाले फ्यूल के लिए कर रहे हैं, सॉलिड फ्यूल और नॉन वॉलेटाइल फ्यूल के लिए। इसमें गैशियस फ्यूल कैलकुलेट नहीं कर सकते, गैशियस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी जो शेप है, इसमें जो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो इस टाइप का है कि इसमें हम सॉलिड फ्यूल या नॉन वोलेटाइल फ्यूल ही ले सकते हैं, क्योंकि क्रूसिबल में हम रखते हैं। तो क्रूसिबल में आप गैशियस फ्यूल को कैसे रखोगे, ठीक है। तो इसमें हम कौन सा फ्यूल यूज कर सकते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर कौन से वाले फ्यूल के लिए किया जाता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सॉलिड फ्यूल और नॉन वोलेटाइल फ्यूल के लिए। फिर व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू, जो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में मैंने आपको बताया था वहां पे भी कैलोरीफिक की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है कि होता क्या है, यहाँ पर भी। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, एचसीवी एलसीवी मैंने आपको बताया था। व्हाट इज बैकमैन्स थर्मामीटर, बैकमैन्स थर्मामीटर क्या होता है, बैकमैन्स थर्मामीटर होता है, ये नॉर्मल थर्मामीटर नहीं होता, इसमें 1/100 यूनिट को भी, डिवीजन को भी हम मेजर कर सकते हैं। 0.01 डिवीजन को भी हम इसमें मेजर कर सकते हैं, 0.01 डिग्री को भी हम मेजर कर सकते हैं, इसीलिए इसको बैकमैन्स थर्मामीटर कहते हैं। बैकमैन्स थर्मामीटर साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये थर्मामीटर दिया, और ये स्पेशल टाइप का थर्मामीटर है जिसमें हम जरा सा भी जो इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर में वो हम इजीली मेजर कर सकते हैं। तो बैकमैन्स थर्मामीटर नॉर्मल थर्मामीटर से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बनता है
कि ये बॉम कैलोरीमीटर जो है ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये है हीट लॉस बाय द फ्यूल इज इक्वल टू हीट गेन बाय द वाटर। कॉपर कैलोरीमीटर में वाटर भरा हुआ है और जो हमने फ्यूल लिया है वो क्या करता है, हीट लॉस करता है। जैसे कंबशन होता है वो हीट लॉस करता है, और जो वाटर चारों तरफ है, जो जिसके अंदर हमने रखा है कॉपर कैलोरीमीटर में, उस कॉपर कैलोरीमीटर में वाटर है। तो जैसे ही फ्यूल जो है हीट रिलीज करेगा, दैट हीट इज एब्सॉर्ब बाय द वाटर। तो इसका इसलिए प्रिंसिपल जो है हीट लॉस बाय द फ्यूल इज इक्वल टू हीट गेन बाय द वाटर। तो ये इसका प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल से हम कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं वो वही उसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वाइवा में। तो ये सारे मैंने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए। जितने भी आपके प्रैक्टिकल थे, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जितने भी थे, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स मैंने कंबाइन करके टाइट्रेशन को एक कैटेगरी में कर दिया, इंस्ट्रूमेंट वाले को एक कैटेगरी में कर दिया, और जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं वो सारे वाइवा के क्वेश्चन हैं। तो अच्छे से आप तैयारी कर लेना, और मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। सो आपको अब जब आप एग्जाम देने जाएंगी और एक बार इस तरीके की आपने तैयारी कर ली जो मैंने आपको बताई है, तो आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट, और कीप वॉचिंग माई ऑल वीडियोज, सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो थैंक यू।